हाँ तो विद्यार्थियों, आज हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा 16वां जो पाठ है वो 1 नंबर का है। उसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। यह पाठ लाने का उद्देश्य यह है, आपको 12 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में हल कराए जाएंगे और डेफिनेट आप उनमें 1 नंबर लेकर आएंगे। तो ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि 1 नंबर के लिए हम नहीं चाहते कि आप 4 घंटे या इससे ज़्यादा का समय खराब करें और आलतू फालतू चीज़ें हैं वो पढ़ें। क्योंकि 1 नंबर का में ऑब्जेक्टिव पर्सन टाइप के बनेंगे। ऑब्जेक्टिव में या तो आपको अबसद दे सकता है या रिक्त स्थान, या 1 नंबर का जो है शॉर्ट आंसर दे सकता है, और लगभग इसका चांस बनता है यहाँ पर 1 नंबर के पर्सन में समावेश करने का। तो चलिए, और यह ध्यान रखें कि इनमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं, 10 मिनट आपको देना है न्यू कंसेप्ट क्लासेज के माध्यम से, और आपका 1 नंबर है वो पूरा हो जाएगा। तो अब शुरुआत करते हैं। 12 प्रश्न वादा किया था, 12 प्रश्न हैं। 12 प्रश्न के अंदर आपका 100% 1 नंबर पे आएगा, और कौन वरीयता क्रम में रहेंगे उनके भी यहाँ पे सूची जारी कर दी जाएगी। चलिए, पहला प्रश्न इस प्रकार से है, गंगा नदी सफाई योजना। गंगा नदी सफाई योजना कब प्रारंभ की गई? योजना कब प्रारंभ की गई? कब प्रारंभ की गई बताइए। देखें, यह गंगा नदी सफाई योजना कब प्रारंभ की गई? तो चलिए देखिए, ये 12 के 12 प्रश्न हैं, आप कहीं जाइए नहीं और एक पूरा का पूरा वीडियो देखिए। 12 प्रश्न है, 10 मिनट के अंदर आपके दिमाग में पूरी तरह से यह न्यू कंसेप्ट क्लासेज भर देगा, और आपको कॉन्फिडेंस रहेगा मेरे 1 नंबर पक्का आएगा। क्योंकि यह मत सोचिए 1 नंबर है, कभी कभी हमें पता है कि ये 1 नंबर आपके बहुत ही मददगार और कारगर साबित होते हैं। जब आपका आंकड़ा 99 पटक दर जाता है तो यह आपको 100 पूरा कराने में माहिर रहेगा। तो गंगा नदी सफाई योजना, चलिए हम इसको समझते हैं। समझते हुए चलेंगे। गंगा में कितने अक्षर हैं? 2, और सफाई में कितने हैं? 5। तो यहाँ टपका दे 5। फिर अब करना क्या है? तो 5 में 3, देखिए सफाई में बचे 3, 5 में 3 जोड़े 8। 1985 में गंगा नदी सफाई योजना हुई। तो देखिए, समझ में आया ना आपके कि गंगा नदी सफाई योजना कब प्रारंभ हुई? 1985 में। और यह जो है नेक्स्ट जो हमारा इसी से ही संबंधित प्रश्न है कि आप कैसे कह सकते हो कि गंगा नदी प्रदूषित हो रही है? तो हम कहेंगे यहां पर कोलीफॉर्म जीवाणु पाया गया। कोलीफॉर्म जो है वो जीवाणु की उपस्थिति है वो देखी गई, जिससे हम कह सकते हैं कि गंगा नदी प्रदूषित हो रही है, और यही जीवाणु मनुष्य की आंत में पाया जाता है। अब यदि इसी प्रश्न को घुमा के एग्जामिनर पूछ ले, नमामि गंगे कार्यक्रम कब शुरू किया गया? नमामि गंगे कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो आंसर होगा 2014 में। और यह 2014 के अंदर नमामि गंगे कार्यक्रम शुरुआत किया गया था भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो एक बार जरूर बोले, हर हर गंगे। तो अब चलते हैं ये गंगा नदी का। अब नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 2, यानी जो है टिहरी बांध कहाँ बना है? टिहरी बांध कहाँ बना है? सबसे पहले तो आप ये देखें, साइंस के अंदर एक ही नदी का जिक्र किया गया है, वो गंगा नदी है। तो डेफिनेट टिहरी बांध कहाँ पे बनाया गया है? गंगा नदी पर बनाया गया है। और ये कहाँ पे? यूके उत्तराखंड में। यूके मत लिख देना, यूनाइटेड किंगडम है, अर्थात उत्तराखंड में। तो टिहरी बांध कहाँ पे बनाया गया है? यानी उत्तराखंड में बनाया गया है। तो चलिए, यह आपके 2 प्रश्न आज कंप्लीट हो गए होंगे। तो बताइए, गंगा नदी सफाई योजना कब प्रारंभ की गई? आपका हो गया 1985। बिल्कुल आपका सही है। यदि नमामि गंगे कार्यक्रम पूछा जाता है तो 2014 आंसर होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है कि नंबर 3, स्टेक होल्डर कौन है? स्टेक होल्डर कौन है? यह प्रश्न। तो ध्यान रखें, स्टेक होल्डर कौन कहलाते हैं? तो हम कह सकते हैं प्राकृतिक वन संपदा का उपयोग करने वाले लोग स्टेक होल्डर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कौन कौन इसमें सम्मिलित है हम लिख सकते हैं। इनमें प्यारे बच्चों कौन सम्मिलित होंगे? एक तो हम कह सकते हैं वनों के अंदर रहने वाले, वह इसके नज़दीक रहने वाले लोग, एक वन विभाग के लोग, एक जो उद्योगपति
जो इस वनों का उपयोग अपने धंधों में करते हैं। नंबर 4 प्रकृति प्रेमी। ये 4 लोग स्टेक होल्डर के दावेदार माने जाते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीड़ी के निर्माण में किस पौधे का उपयोग होता है? तो यहां पे ध्यान रखें, तेंदुआ पत्ते का। देखिए सहयोग भी कैसे बनता है। जब कोई व्यक्ति बीड़ी नहीं पीता है तो कहता ना पेट फूल गयो मारो, तो इसका मतलब तोंद आ जाती है बाहर, तो हम कहेंगे बीड़ी के निर्माण में तेंदू के पत्ते का उपयोग होता है। तो यह प्रश्न भी आपका क्लियर हो गया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए न्यू कंसेप्ट क्लासेज के साथ, और 12 प्रश्नों का समावेश आप जल्द करते रहिए और आपके 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चिपको आंदोलन, एक जो आंदोलन है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई और कहां हुई, यह ध्यान रखना है। चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1970 में। कब हुई थी? 1970 के अंदर चिपको आंदोलन की हुई थी। और यह कहां पे हुआ था, यह ध्यान रखना है। उत्तराखंड के गढ़वाल जो जगह है वहां के रेनी जगह पर, रेनी नामक स्थान पर। तो यहां पे हम कह सकते हैं उत्तराखंड के गढ़वाल के रेनी स्थान पर। अब कहेंगे सर इतना बड़ा याद नहीं होता, एक ही नंबर का तो है। अरे याद करने का कहता कौन है, समझते हैं किस प्रकार से। देखिए यहां 3 वर्ड ले लिए, उग्रे, रे ले लिया ना आपने 3 वर्ड। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही शानदार है, 1 नंबर आपका आसानी से आएगा। अब हम कहते हैं सर इस उग्रे का मतलब क्या है, चलिए हम समझते हैं। उग्रे हम क्या करेंगे, यहां पर एक शब्द यूज करेंगे, उगरे। प्यारे बच्चों, जब भी आप क्या करते थे, घर के अंदर तोरियों का बीज बीजते हो ना, या किसी भी प्रकार का बीज बीजते हो मिट्टी के अंदर, फिर सुबह जाके देखते हो उगा क्या नहीं उगा, और उसमें पानी डाल देते हो 1 लोटा भर के, उगेगा। फिर अगले दिन देखते हो नहीं उगा, निराश हो जाते हो। फिर आप रात को देखते हो, अगले दिन देखते हो तो उसमें छोटे छोटे पत्ते आते हैं। फिर आप खुशी से देख भाई माड़ो पौधो उगो, देख मम्मी माड़ो पौधो उगो, देख भाई माड़ो पौधो उगो, देख बेन माड़ो पौधो उगो उगो। लेकिन वो बेचारो बड्डो वजन बिन गाय खा जावे, कत्ती दुख हुए। ई खातर काई हैं, ये पौधा के चारों मेर जिया उग गए, बाढ़ लगा देनी चाहिए या कोई सुरक्षा करनी चाहिए। अब चलते हैं इसमें। ऊ का मतलब होता है उत्तराखंड। क्या होता है? उत्तराखंड। ग का मतलब होता है गढ़वाल। रे का मतलब होता है रेनी। ये लो सा, आपका चिपको आंदोलन यहां हुआ था उत्तराखंड के गढ़वाल के रेनी जगह पर, और 1970 में। यह कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब यह ध्यान रखना, चाहे खेजड़ली आंदोलन हो चाहे चिपको आंदोलन हो, सभी का एक ही उद्देश्य था, वृक्षों को बचाना, वृक्षों को बचाना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न आता है खेजड़ली आंदोलन कहाँ हुआ था? खेजड़ली आंदोलन कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो खेजड़ली आंदोलन हुआ था 1731 में, अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में। अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? जोधपुर के खेजड़ली ग्राम में। खेजड़ली ग्राम में यहाँ पर 363 लोगों ने अमृता देवी विश्नोई के साथ अपने बलिदान दे दिया। तो विश्नोई जो जाति हैं वो वृक्षों के लिए माहिर मानी जाती है, वृक्षों को बचाने के लिए माहिर मानी जाती है। तो यही अमृता देवी विश्नोई थी जिन्होंने अपना बलिदान दिया और यह बताया, लोगों को संदेश दिया कि वृक्ष के बिना कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने वृक्ष के लिए अपने जो आसपास के भी लोग थे उन्होंने अपना बलिदान सर्वोच्च निछावर कर दिया। तो ऐसे बलिदान के लिए एक बार हमारा लाइक जरूर बनता है। न्यू कंसेप्ट क्लासेज की ओर से भी तहे दिल से अमृता देवी विश्नोई को नमन। तो चलिए यह कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट आता है पर्यावरण को बचाने के लिए 5R सिस्टम, 5R पद्धति। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न आ सकता है निम्न में से 5R में क्या सम्मिलित नहीं है, या 5R पद्धतियों के नाम लिखिए। तो चलिए हम इसको समझते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक याद रखना है, सीडी है वो यूपी में चलती है और वो फेल हो गई। क्या हो गई? फेल हो गई। हम कहेंगे ये क्या है, एक गोल गोल पहले सीडी आती थी ना, ये क्या हो गई है? यूपी में चलती थी और वहाँ पे फेल हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वह व्हाट्सअप, मोबाइल ये वगैरह वगैरह जो भी हैं
फलाना ढीकड़ा वो आ गए जिससे ये फेल हो गई। अब चलते हैं ये है क्या। तो यहाँ पे सी का मतलब होता है साइकिल, क्या होता है साइकिल। डी का मतलब होता है डिफ्यूज, डिफ्यूज। यू का मतलब होता है यूज। पी का मतलब होता है पर्पज, पर्पज। एफ का मतलब होता है, हम कह सकते हैं यानी जो यहां पे ये जो है रिड्यूज हो जाएगा, ड्यूज हो जाएगा। यहां पे डी डी यू एस ई ड्यूज, और यहां हो जाएगा फ्यूज। अब हम कहेंगे यहां अर्थ क्या होता है। तो प्यारे बच्चों यहां सबके पीछे ई आर ई लगा देना, उपसर्ग आर ई आर ई आर ई। तो देखिए क्या बनता है। सी का जो साइकिल बनाया था उसका नाम हो गया रिसाइकल, इसका हो गया रिड्यूज, ड्यूज होगा, डी का मतलब ड्यूज होगा, रिड्यूज, यूज, रीयूज, रीपर्पज और रीफ्यूज। अब हम कहते हैं 5R सिस्टम क्या है। नंबर 1 में चलते हैं। तो 1 2 3 4 और 5, इसका मतलब हो गया रीसाइकल, फिर होता है रीड्यूज, फिर होता है रीयूज, इसका होता है रीपर्पज, इसका होता है रीफ्यूज। देखिए इनके हिंदी अर्थ क्या होते हैं। रिसाइकल का मतलब पुनः चक्रित, रिड्यूज का मतलब कम करना, रीयूज का मतलब पुनः उपयोग, रीपर्पज का मतलब अनेक यानी पुनः प्रायोजन, रिफ्यूज का मतलब मना करना। तो यहां पर हम कह सकते हैं बेस्ट कौन सा है, रीपर्पज और रीसाइकल में से प्रश्न आ सकता है। और किस प्रकार से यहां पे प्रश्न आ सकता है कि जो पर्पज हैं उनका उपयोग रिसाइकल की तुलना में बेस्ट क्यों माना गया है। तो यहां पर यानी रीपर्पज का उपयोग रिसाइकल की तुलना में बेहतर क्यों माना गया है। तो प्यारे बच्चों यहां समझना कि रीपर्पज का अर्थ क्या होता है। रीपर्पज का जो अर्थ होता है वो होता है पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली जो वस्तु हैं यदि हम उनका उपयोग कर रहे हैं तो उन्हें फेंकने की बजाय अनेक कामों में उपयोग करना, वो रीपर्पज कहलाता है। तो यानी अनेक कार्य में उपयोग करना रीपर्पज कहलाता है। जैसे आपके पास एक प्लास्टिक की बाल्टी है, यदि टूट जाती है तो इसे फेंकने की बजाय यदि आप उसको में पौधे लगा लें या इसको डस्टबिन के रूप में उपयोग कर लें तो इस एक बाल्टी के अनेक काम हो गए। तो हम कह सकते हैं इसका मतलब यह है रीपर्पज। जबकि रिसाइकल में क्या होता है, आपके पास में कोई प्लास्टिक का आप उस भंगार वाले को देते हैं या भंगार वाला आगे देता है, इस बिचारी को मशीन में कूटा और पीटा जाता है और नया आइटम बनाया जाता है। तो इसमें क्या खर्च हुई प्यारे बच्चों, विद्युत ऊर्जा खर्च होती है। तो हम कह सकते हैं कि रिसाइकल से रीपर्पज बहुत ही बेहतरीन तरीका है पर्यावरण में को बचाने का, क्योंकि उसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती। एक ही लाइन आपको याद रखनी है, क्योंकि रीपर्पज में ऊर्जा खर्च नहीं होती, रिसाइकल में ऊर्जा खर्च होती है। तो यह भी कंसेप्ट आपका क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो एक प्रश्न हमारे पास में आता है कि निम्न में से मिलान कीजिए। निम्न में से मिलान करना है आपको, प्रश्न है। तो यहां 1 2 3 और 4 हैं। इधर देगा आपको कुलह, इधर देगा सुरंगम, इधर देगा कट्टा, इधर देगा तालाब, नाड़ी, या हम कह सकते हैं यहां पर क्या आ सकता है, खड़ीन। खड़ीन, जो खड़ीन है वो। यहां आपको स्टेट देगा कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। ये 4 ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखें यह जल संरक्षण के लिए अपनाया गया तरीका है। कुलह होता है हिमाचल प्रदेश में, सुरंगम होता है केरल में, कट्टा कर्नाटक में, कै का मतलब कट्टा कर्नाटक में, और यहाँ पे तालाब, नाड़ी और जो खड़ीन है वो राजस्थान में होती है। तो यह प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कुलह संरक्षण पद्धति कहाँ प्रयोग होती है जल संरक्षण की। तो हम कहेंगे कुलह हिमाचल प्रदेश में होती है। तो यहाँ पर अब मुझे बताइए आप, सुरंगम पद्धति कहाँ पर प्रयोग होती है। तो आप कहोगे सुरंगम जो पद्धति है वो केरल में प्रयोग होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो यह इस प्रकार से आ सकता है, बांध का
बांध का निम्न में से कौन सा उपयोग नहीं है? तो हमें बांध के 3 उपयोग ध्यान रखने हैं। सबसे पहला उपयोग बांध का क्या है? इनके जल का उपयोग पेयजल के रूप में करते हैं। नंबर 2, इनके जल का उपयोग जल विद्युत उत्पादन में करते हैं, यानी जल को कहते हैं पन विद्युत उत्पादन में। इनके जल का उपयोग सिंचाई के रूप में करते हैं। नंबर 4, बांध के जल का उपयोग किस में करते हैं? जल की गति को धीमा करने में भी किया जाता है, यानी जल को इकट्ठा करने में भी। तो ये चारों उपयोग हैं। यदि 4 के अलावा कोई अन्य आ जाए तो वो क्या होगा? गलत होगा। तो यह ध्यान रखें, पेयजल के रूप में, सिंचाई के रूप में हम करते हैं, और इनके जल का उपयोग क्या होता है? जल विद्युत उत्पादन में भी होता है और जल की रफ्तार को धीमा करने में भी किया जाता है। तो आपके बांध का जो मैटर है मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास में है जो है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण लिखिए। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या होगा? ये तो नॉर्मल प्रश्न है, कोयला व पेट्रोलियम। लेकिन ध्यान रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि इस पार्ट में से प्रायोरिटी नंबर 1 को मिलेगी तो वो इसको मिलेगी, नंबर 2 पे मिलेगी जल संरक्षण के जो 4 स्टेट है उनको, नंबर 3 पे मिलेंगे चिपको आंदोलन और जो उनका क्रम है वो। तो जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन के उदाहरण कोयला व पेट्रोलियम है, ऐसे ईंधन जिनका निर्माण जीवों के अवशेष से होता है। तो यह कंसेप्ट आप थोड़ा ध्यान रखें कि किस प्रकार से क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास में जो आज का लास्ट प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? लास्ट जो प्रश्न है वो है अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? प्राकृतिक संसाधन, ए का मतलब है जो अजर हो, अमर हो, यानी वे प्राकृतिक संसाधन जो कभी समाप्त नहीं हो सकते, उन्हें अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो सूर्य का प्रकाश, वायु और समुद्र का जो जल है वो अक्षय प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा और जरूर लाइक और कमेंट रखें। ध्यान रखें, अब इनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो क्रमांक में आपको बता रहा हूं। पहला जीवाश्म ईंधन के बारे में पूछा जा सकता है। दूसरा जो प्रश्न है जल संरक्षण के पद्धतियों में कौन से स्टेट में किस नाम से जानी जाती है। नंबर तीसरा जो है वो चिपको आंदोलन वह खेजड़ली आंदोलन में से प्रश्न आ सकता है। नंबर 4 पे आपका जो रैंक रहेगी वो बांध में से प्रश्न बनाने की कोशिश करेगा। और नंबर 5 है जो गंगा नदी हैं उनके बारे में प्रश्न बनाने की, कौन सा कहाँ पे स्थित हैं। तो चलिए, ये 5 आपको प्रश्न है, फैक्ट बिंदु हैं। और ध्यान रखें, पेपर जैसे ही आएगा आप कहेंगे न्यू कंसेप्ट क्लासेज निवास तुम्हें सही कहा था। आज मुझे लगता है आपके 1 नंबर क्लियर हो गया है। यदि हो गया है तो आप, हम जो मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़ी सी मेहनत करें, कमेंट में यस सर जरूर लिखें, तो हमें लगे कि व्यूज़ ने वास्तव में ही वीडियो सीरियसली देखा है और उनके समझ में आ गया है। और यदि समझ में आ गया है तो आप जय हिंद और वंदे मातरम जरूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आएंगे। धन्यवाद।